नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से। यह जो वीडियो है वह आपके आने वाले सीडीपीओ और बीपीएससी एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से हम लोग आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे। और आज का जो पहला टॉपिक है वह यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक से। तो जो लोग भी सीडीपीओ और बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको लगातार अपडेट इससे मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को जानते हैं, थोड़ी सी यूरोप की पृष्ठभूमि को देखेंगे कि कैसे यूरोप में नए नए भौगोलिक खोजों का युग आरंभ हुआ। यूरोपीय कंपनियां जो थी वह क्यों पूर्वी देश विशेष तौर पर भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया, उन कंपनियों का उद्देश्य क्या था, उन कंपनियों की स्थापना कैसे हुई, कब हुई और क्यों की गई, इन सारी बातों को आज हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में। तो सबसे पहले यदि हम थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे, चूँकि हम पूरे बेसिक से लेकर चलेंगे, पूरे जीरो लेवल से लेकर के चलेंगे और प्राचीन समय से सारी चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि आप इनकी जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, उनको आप अच्छे तरीके से समझ ले और आपके अंदर एक अच्छी समझ विकसित हो जाए, ताकि प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आपसे वह प्रश्न गलत होने की संभावना ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ी सी पृष्ठभूमि की ओर चर्चा करते हैं। इससे पहले आप अपने पास एक कॉपी एक पेन रखें और जहाँ पे आपको आवश्यकता लगे आप उसे नोट करते जाएं। तो देखिए, बात करते हैं हम 3री शताब्दी के आसपास। हम प्राचीन समय से इसे लिंक करने की कोशिश करेंगे, आप इसे समझें। 3री शताब्दी के आसपास एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था। कौन सा साम्राज्य? रोमन साम्राज्य। यूरोप में एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था। यह रोमन साम्राज्य जो है 2 भागों में बटा हुआ था, जिसे पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहा जाता था। पूर्वी रोमन साम्राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी किंस्तुनतुनिया थी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी रोम थी। अब यहाँ से कौन सी हम घटनाएं जोड़ना चाहेंगे, मैंने आपको यह क्यों बताया, तो वे सारी बात को आप समझ पाएंगे कि मैंने आपको यहाँ पे रोमन साम्राज्य से क्यों इंटरलिंक किया। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य 2 भाग में रोमन साम्राज्य जो था वह बटा हुआ था। 473 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर जर्मनी के द्वारा आक्रमण किया जाता है और ठीक इसके लगभग 1000 वर्ष बाद यानी कि 1453 में पूर्वी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया जाता है। और वह जो अटैक होता है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो वह आक्रमण जो किया जाता है वह ओटोमन तुर्कों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ से यूरोप की जो पृष्ठभूमि होगी वह बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, तो 1453 की घटना विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है। यानी कि आपको यदि पूछा जाए कि विश्व इतिहास में 5 प्रमुख घटनाओं की जिक्र करें तो उनमें से आप एक घटना 1453 को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी घटना थी जो कि यूरोप में कई चीज़ों में परिवर्तन ला दिया, यूरोप में पुनर्जागरण की स्थिति ला दी। तो यह घटना अपने आप में विश्व इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है। आप इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। तो
तो 1453 में ओटोमन तुर्कों द्वारा पूर्वी साम्राज्य पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। और अब यह जो क्षेत्र था, यानी कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, वह किसके अधीन हो जाता है, किसके अधिकार में हो जाता है, तो वह ओटोमन तुर्कों के अधिकार में हो जाता है। अब जैसे ये तुर्क लोग यहाँ पे अपना अधिकार करते हैं, जैसे ही ये तुर्क लोग पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अपना अधिकार करते हैं, तो यहाँ पे जो ईसाई वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो शिल्पकार थे, जो विद्वान थे, जो लेखक थे, उनका पश्चिमी रोमन साम्राज्य में पलायन हो जाता है। मतलब यहाँ पे उनको तुर्कों द्वारा काफ़ी प्रेरित किया गया, काफ़ी प्रताड़ित किया गया, तो इनका पलायन हो जाता है कहाँ पे, पश्चिमी रोमन साम्राज्य में। अब ये लोग जो पलायन किए थे उसमें से कई सारे लोग बुद्धिजीवी वर्ग के थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, ईसाई मिशनरी से थे। तो यहाँ पे जब वो आते हैं तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के शासकों द्वारा उन्हें काफ़ी संरक्षण मिलता है, काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, जिनसे यह प्रभावित होकर क्या करते हैं, नए नए तकनीकों का विकास करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अब ये नए नए तकनीकों का विकास करना प्रारंभ कर देते हैं, और उसी तकनीकों में से एक जो था वह था भौगोलिक खोज। ठीक है, अब यहाँ से यूरोप में एक नए युग का प्रारंभ होता है, और वह युग क्या था, भौगोलिक खोजों का युग। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यूरोप में भौगोलिक खोजों के युग के प्रारंभ होने के क्या क्या कारण थे, यूरोप में किस कारण से भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले आप 1453 की घटना का जरूर वर्णन करें, क्योंकि यह घटना से ही यूरोप में जो है भौगोलिक खोजों का युग का प्रारंभ माना जाता है। तो आप उनमें से 1453 की एक घटना को शामिल कर सकते हैं। दूसरा क्या था, सिर्फ इसके एक ही कारण नहीं थे, भौगोलिक खोजी का जो युग का प्रारंभ होना था उसका कई सारे और भी कारण थे। एक कारण तो आपका था कि 1453 की घटना, 1453 में ओटोमन तुर्क द्वारा पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, जो शिक्षित थे, विद्वान थे, लेखक थे, उनका पश्चिमी रोमन साम्राज्य में पलायन हो जाता है, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के शासकों के द्वारा उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्वरूप वे नए नए तकनीकों को खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, और यहीं से यूरोप में भौगोलिक खोज का युग प्रारंभ हो जाता है। तो ये एक कारण आप बता सकते हैं। अब दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण क्या था, तो इस कारण को समझे। जब ओटोमन तुर्क का यहाँ पे अधिकार हो गया, तो ये तुर्क जो थे वह मूल रूप से क्या थे, मुस्लिम थे, अरबी थे। तो जब इनका यहाँ पे अधिकार हो गया, तो ये लोग यह सोच में थे, या इन लोगों की मंशा यह थी कि अब हम किसी और देश जा कर के या किसी अन्य जगहों पे जा कर के अपना व्यापार करें, क्योंकि जब इसके पहले जो रोमन साम्राज्य का यानी जो यूरोप का व्यापार होता था वह इस माध्यम से होता था। यानी कि आप इस चीज़ों को समझें। मैं आपको एक और मैप बनाता हूँ, उसके द्वारा आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, ये हमारा हो गया, मान लीजिए रोमन साम्राज्य, और ये हमारा हो गया पूर्वी रोमन साम्राज्य, और ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य। यहाँ पे अब किसका आक्रमण हो गया, ओटोमन तुर्क का। अब ये हमारा है भारत है, यानी पूर्वी देश, भारत पूर्वी देश में उस समय शामिल था। अब देखिए,
अब जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के जो व्यापारी हैं या फिर यहाँ के जो लोग हैं, वो यदि भारत के साथ व्यापार करना चाहेंगे तो यह एक स्थल मार्ग था और इस मार्ग से वह भारत जाकर के व्यापार कर सकते थे। लेकिन इस इलाके में यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य में किसका अधिकार था? तुर्कों का, यानी अरबों का अधिकार हो जाने से अब इनके लिए यह रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब कि अब जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के जो व्यापारी हैं, जो व्यक्ति हैं, वह इस रास्ते से भारत या पूर्वी देश नहीं जा सकते थे, यानी स्थल मार्ग से भारत नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अरबों का यानी तुर्कों का अधिकार हो गया था। वैसे सिचुएशन में अब पश्चिमी रोमन साम्राज्य क्या करेंगे? तो वह एक ऐसे मार्ग की तलाश कर रहे थे जो कि जल मार्ग होते हुए भारत की ओर जाया जाए, पूर्वी देश की ओर जाया जाए। तो जब जल मार्ग की बात आएगी तो जल मार्ग की यात्रा करना उस समय काफ़ी कठिन थी। तो उसके लिए क्या किए कि इन्होंने जल मार्ग की यात्रा के लिए नए नए भौगोलिक चीज़ जो कि समुद्री यात्रा को आसान एवं सुगम बना दे, उन चीज़ों को खोजने की कोशिश करने लगे। और फिर जैसे ही खोजना शुरू करने लगे तो यहाँ से भी एक कारण बन जाता है। जब इन्होंने नए नए तकनीक ढूंढने का प्रयास किया, क्यों ढूंढने का प्रयास किया? क्योंकि ये जो स्थल मार्ग था इनके लिए अवरुद्ध हो चुका था, ब्लॉक हो चुका था। तो यह भी एक कारण था यूरोप में भौगोलिक खोजों का युग का प्रारंभ होना। दूसरा कारण हो गया, पहला कारण तो मैंने आपको बताया कि 1453 की घटना। दूसरा कारण क्या था? तो भारत जाने के लिए या पूर्वी देश जाने के लिए अब इनके पास जो स्थल मार्ग था वह अरबों द्वारा अधिकार कर लिया गया था। तीसरा कारण क्या था? वह था ईसाईकरण की नीति। ठीक है, ईसाईकरण की नीति या फिर धार्मिक प्रचार। तीसरा कारण क्या था? चूंकि इसके रोमन साम्राज्य जो पूर्वी रोमन साम्राज्य थे वहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो जाता है और इस पे इन्होंने अरब धर्म का यानी मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये भी इस सोच में थे, इस तलाश में थे कि हम भी पूर्वी देश में जा कर के अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म के वर्चस्व को बढ़ाएं, अपने धर्म की संख्या बढ़ाएं। तो एक कारण यह भी था कि यह जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था यह पूर्वी देशों में जा कर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहता था। यह था, ये तीसरा कारण था। ठीक है, चौथा कारण क्या था? चौथा कारण क्या था कि उसी समय की एक घटना थी और वह थी मार्को पोलो की चीन यात्रा। मार्को पोलो बात करें तो यह वेनिस के यात्री थे। मार्को पोलो की चीन यात्रा, उसी समय मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की थी और जब इन्होंने चीन की यात्रा की तो इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा। क्या लिखा? एक यात्रा वृत्तांत लिखा और इस यात्रा वृत्तांत में इन्होंने बताया कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना कितना लाभप्रद हो सकता है, पूर्वी देशों में किन किन चीज़ों की बहुलता है, कौन कौन खनिज संपदा है, क्या क्या पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ का जिक्र मार्को पोलो ने अपनी चीन यात्रा वृत्तांत में किया। यह यात्रा वृत्तांत को जब यूरोप वासियों में पढ़ा गया, खास करके पुर्तगाल और स्पेन पढ़ा गया, तो उन्हें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की इच्छा प्रकट हुई। मतलब वह प्रभावित हुए, इनसे प्रेरित हुए और उनकी इच्छा प्रकट हुई कि क्यों ना पूर्वी देशों के साथ जाकर व्यापार किया जाए। लेकिन व्यापार किया कैसे जाए, क्योंकि समुद्र के रास्ते व्यापार करना उतना आसान नहीं था। तो उनके लिए क्या किया जाए, तो पहले नए नए तकनीकों का आविष्कार किया जाए जो कि समुद्री मार्ग यानी समुद्री सफ़र को आसान बना सके। और तो यहीं से फिर इन्होंने क्या किया, भौगोलिक खोजें करना प्रारंभ किया, नए नए तकनीकों को ढूंढना प्रारंभ किया। तो यह हमारा जो था, ये सारा सारांश जो था वह एक ही और संकेत कर रहा है
और वह क्या है, तो यूरोप में भौगोलिक खोजों का युग का प्रारंभ। तो यदि आपसे पूछा जाए सरल भाषा में कि यूरोप में भौगोलिक खोजों का युग का प्रारंभ होने के 4 कारण को बताएं, तो आप उन 4 कारणों में से पहला कारण आप बता सकते हैं कि 1453 की घटना। दूसरा कारण आप बता सकते हैं तुर्कों का पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार हो जाना, जिससे स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाना। तीसरा कारण आप बता सकते हैं धार्मिक प्रचार प्रसार करना। और चौथा कारण आप बता सकते हैं मार्को पोलो की चीनी यात्रा। तो ये सारे पृष्ठभूमि हमने समझा किसके लिए, इसके लिए कि यूरोप में भौगोलिक खोजों का युग क्यों प्रारंभ हुआ, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी आपको बेसिक से बता रहा हूँ और ऐसे बता रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना, आप इंटरलिंक करके एक कहानी के माध्यम से इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। ठीक है, ज़्यादातर यदि यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाया जाता है तो पुर्तगाल से शुरू किया जाता है, कंपनी की स्थापना शुरू किया जाता है, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक पृष्ठभूमि की नज़र दिखलाई, आप उनको समझें कि क्या हुआ कारण थे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और भौगोलिक खोजों का युग कैसे प्रारंभ हुआ, उनके कारण पे मैंने आपको चर्चा की। और यहाँ से प्रश्न भी कभी कभी आपको मेंस में भी आ सकते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि यूरोप में भौगोलिक खोजों का प्रारंभ होने का क्या कारण थे, कौन कौन से कारण थे, और उस कारण के बारे में हमने देखा। अब नए नए भौगोलिक खोज किए जा रहे थे, जिनमें नए नए भौगोलिक खोज किए जा रहे थे। फिर से मैं मैप थोड़ा बना दूं, पश्चिमी पूर्वी। अब नए नए भौगोलिक खोज किए जा रहे थे और इन नए भौगोलिक खोज करने में जो सबसे आगे देश थे वह थे पुर्तगाल और स्पेन। जो 2 देश आगे थे उसमें सबसे आगे कौन थे, तो पुर्तगाल और स्पेन। यह दोनों देश भौगोलिक खोजों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और काफ़ी चीज़ खोली। और इसी समय एक नए भौगोलिक इंस्ट्रूमेंट की खोज हो जाती है जिसे दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास कहा जाता है। यह कंपास जो था उस समुद्री दिशा को बताने का कार्य करता था और इस कंपास के आविष्कार ने समुद्री मार्ग के रास्ता को सुगम बना दिया। क्योंकि इसके पहले क्या होते थे कि यात्री जब समुद्र की यात्रा करते थे तो बीच समुद्र में उसे डायरेक्शन का पता नहीं चलता था, जिसके कारण वह रास्ता भटक जाते थे भूल भुलैया के कारण, और वह फिर वापस नहीं आ पाते थे, जिसके कारण समुद्र में यात्रा करने से लोग डरते थे। लेकिन कंपास के आविष्कार ने समुद्र की यात्रा को क्या बना दिया, सरल बना दिया, सुगम बना दिया। अब जब कंपास की यात्रा हो गई तब अब यात्रा प्रारंभ होता है समुद्री यात्रा का, यानी अब समुद्री सफ़र प्रारंभ होता है। तो समुद्री सफ़र प्रारंभ जब होता है, समुद्री यात्रा, अब समुद्री यात्रा प्रारंभ की जाती है और सबसे पहले जो की जाती है वो पुर्तगाल के माध्यम से की जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि पुर्तगाल और स्पेन इसमें उस समय काफ़ी आगे थे। तो पुर्तगाल द्वारा अब समुद्री यात्रा क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। अब इसमें समझेंगे कि किन किन व्यक्तियों द्वारा समुद्री यात्रा को प्रारंभ किया गया और उनका क्या योगदान रहा समुद्री यात्रा में। तो यह हमारा क्या हो गया, अभी वर्तमान में यदि हम बात करते हैं, वर्तमान में इस जगह का नाम यदि देखा जाए तो यह हमारा यूरोप हो गया और यह हमारा मिडिल ईस्ट है, ठीक है, और यह हमारा यूरोप हो गया। ये सारे देश जो पुर्तगाल स्पेन है यूरोप में है, यह हमारा सभी लोग जान रहे हैं इंडिया है, भारत है। यह जो है यह हमारा क्या है, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। आप लोग मैप भी अपने पास जरूर रखें और यहाँ पे आप जब मैप देखेंगे तो अफ्रीका है, तो ये यूरोप हो गया, ये मिडिल ईस्ट, ये इंडिया और ये अफ्रीका। अब देखिए, अब यूरोप में मैंने क्या बताया, समुद्री मार्ग की यात्रा प्रारंभ की जाने लगी और उस दिशा में
जो सबसे पहले प्रयास किया गया उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। उनका नाम क्या था? हेनरी द नेविगेटर। और यह कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के एक राजकुमार थे। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अफ्रीका तट की यात्रा की। यानी हेनरी नेविगेटर द्वारा कई बार यूरोप से अफ्रीका की यात्रा की गई। इन्होंने यूरोप और अफ्रीका तट की यात्राएं बहुत बार की। और जब इन्होंने यूरोप और अफ्रीका की यात्राएं इतनी बार की तो इन्होंने क्या किया कि यूरोप से अमेरिका तक, यानी कि ये आप देख रहे हैं, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। तो यहाँ से यह हमारा जो है वो अटलांटिक महासागर है। यहाँ से उन्होंने कहाँ तक की यात्रा की? अफ्रीका की यात्रा की। तो इन्होंने कई बार अफ्रीकी तटों का यात्रा किया और उन्होंने यहाँ तक का एक मैप तैयार कर लिया। यानी यूरोप से अफ्रीका आने का इन्होंने एक समुद्री मैप तैयार कर लिया। कौन? पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। अब यूरोप से अफ्रीका तक के आने का मार्ग तो ढूंढा जा चुका था। किसके द्वारा? तो हेनरी द नेविगेटर के द्वारा। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि अफ्रीका तटों की यात्रा किसके द्वारा किया गया? या अफ्रीका तट का मैप किसने तैयार किया? तो हेनरी द नेविगेटर। और वो कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के थे। अब इन्होंने अफ्रीका तट की मैप तैयार कर दी। उसके बाद जो नाम आता है वह आता है बार्थोलोमियो डियाज का। उसके बाद जो नाम आता है वह है बार्थोलोमियो डियाज का। बार्थोलोमियो डियाज ने क्या किया? क्योंकि अफ्रीकी तक की तो मैपिंग किया जा चुका था। बार्थोलोमियो डियाज इसी मैप का प्रयोग करते हुए कहाँ पहुँचते हैं? अफ्रीका पहुँचते हैं। और फिर वह इससे आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं अफ्रीकी के कैप ऑफ गुड। कहाँ पहुँचते हैं? अफ्रीकी के एक तट कैप ऑफ गुड होप पहुँचते हैं। यानी कि कैप ऑफ गुड तक की यात्रा किसने सर्वप्रथम की थी? तो बार्थोलोमियो डियाज ने। यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोमियो डियाज। और यह भी पुर्तगाल के थे। अब सबसे पहले हेनरी द नेविगेटर अफ्रीका तक की यात्रा की। उसी के द्वारा बनाए गए मैप का प्रयोग करके बार्थोलोमियो डियाज अब कहाँ पहुँच गए? कैप ऑफ गुड पहुँच जाते हैं। अब अगला प्रयास जो किया जाता है, वह स्पेन के यात्री जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। स्पेन यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा भारत की यात्रा करने का सर्वप्रथम प्रयास किया जाता है। याद रहे, प्रयास किया जाता है। लेकिन यह प्रयास जो किया जाता है उसके द्वारा वह 1492 ईस्वी में किया जाता है। लेकिन यह प्रयास जो है वह क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। मतलब कोलंबस द्वारा जो भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास प्रारंभ किया जाता है उसमें वह असफल हो जाता है, क्योंकि बीच रास्ते में ही उनके कंपास में गड़बड़ी आ जाती है और वह दिशा बदल जाते हैं, वो दिशाहीन हो जाते हैं और वह पहुंच जाते हैं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका। ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका पहुंच जाते हैं और वहाँ के लोगों को ही इन्होंने इंडियन कहा। ठीक है, वहाँ के लोगों को इन्होंने क्या कहा? इंडियन कहा। तो प्रयास सबसे पहले कोलंबस के द्वारा किया जाता है, लेकिन कोलंबस इसके लिए सफल नहीं होते हैं। वह भारत पहुँचने के बजाय कहाँ पहुँच जाते हैं? अमेरिका पहुँच जाते हैं। अब अगला प्रयास जो किया जाता है वह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और वह है हमारा वास्को डी गामा। अगला प्रयास आप लोग सभी जानते हैं, सभी इस नाम से परिचित होंगे। वह कौन है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा द्वारा अब प्रयास किया जाएगा भारत जाने का। वास्को डी गामा भी पुर्तगाल के थे। इन्होंने अफ्रीकी तट के मैप का प्रयोग करते हुए अटलांटिक महासागर से होते हुए
कैप ऑफ गुड होप पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तक वास्को डी गामा पहुँच जाते हैं, कहाँ तक? कैप ऑफ गुड होप। यानी वास्को डी गामा अफ्रीकी तट होते हुए कैप ऑफ गुड होप पहुँचते हैं। जब वह यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे उसे गुजराती पथ प्रदर्शक जो है, जिसका नाम था अब्दुल मजीद, ये मिलते हैं। और इसी की सहायता से अब्दुल मजीद, जो कि भारत का एक नाविक था, इसी की सहायता से वह क्या करते हैं, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के केरल में स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचते हैं। और वह डेट था 20 मई 1498। यानी कि यहाँ से आपने क्या समझा कि वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचता है। कब पहुंचता है? तो 20 मई 1498 ईस्वी को। जब यह भारत के कालीकट में पहुंचता है तो उस समय कालीकट के जो राजा थे उनका पैतृक उपाधि जमोरीन थी और उसे जमोरीन के नाम से ही पुकारा जाता था। यानी उस समय कालीकट के जो राजा थे उनका क्या नाम था? जमोरीन। जमोरीन को जब पता चलता है कि यूरोप से कोई समुद्री व्यापारी आया है तो जमोरीन क्या करते हैं? वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं, क्योंकि भारत की यह सभ्यता ही है, संस्कृति ही है कि अतिथि देवो भव। इन अतिथि को हम लोग भगवान की तरह पूजते हैं। तो ये तो एक राजा थे, तो क्यों ना अतिथि को सत्कार करना आवश्यक है, ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति ही भारत की कुछ ऐसी है। तो जमोरीन ने क्या किया कि वास्को डी गामा को कालीकट बंदरगाह पर जा कर के क्या किया? स्वागत किया, खिलाया पिलाया, स्वागत किया। और साथ ही साथ उसको क्या किया कि वास्को डी गामा को अपने साथ काली मिर्च, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ इत्यादि ले जाने के लिए आज्ञा दिया। मतलब कालीकट जब पहुंचा वास्को डी गामा, जमोरीन उनका स्वागत किया और इनके साथ साथ जमोरीन ने उसे काली मिर्च, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, कई सारे मसाले इत्यादि प्रदान किया। वास्को डी गामा इन सारे सामान को, इन सारी वस्तुओं को लेकर के पुनः उसी रास्ते से कैप ऑफ गुड और अफ्रीका होते हुए कहाँ पहुँचता है? यूरोप, यानी कि पुर्तगाल, जहाँ से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। तो यह यात्रा इसका क्या हुआ? सफल हुआ। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो वास्को डी गामा को जाता है। अब इस यात्रा की सबसे आश्चर्य बात यह थी कि वास्को डी गामा जब इन सारे वस्तुओं, जिसे जमोरीन द्वारा दिया गया था उपहार के रूप में, इन सारी वस्तुओं को ले करके जब यूरोप पहुंचता है और यूरोप की मंडियों में जब वह भारतीय सामान को बेचता है तो यहाँ पे काफ़ी उसे आश्चर्य होता है इस बात की कि जो जितनी खर्चा उसकी यात्रा में हुई थी, यानी यात्रा के खर्च, यात्रा के व्यय को निकालने के बावजूद भी उन्हें 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ था। सोचिए कितनी बड़ी उनके लिए उपलब्धि रहा हो कि यात्रा खर्च, यात्रा में जो उसे खर्च हुआ उसको निकालने के बावजूद उसे 60 गुना जो है वह लाभ प्राप्त हुआ। किसको? वास्को डी गामा को। और यही लाभ क्या किया कि उन्हें भारत दोबारा आने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में जब दूसरी यात्री को हम पढ़ेंगे तो दूसरी यात्री जो थे वह पेड्रो अल्बोरेज थे, जिन्होंने 1500 ईस्वी में भारत की यात्रा की और व्यापार किया। फिर तीसरी यात्री वास्को डी गामा पुनः भारत आता है 1502 ईस्वी में और फिर भारत के साथ कुछ व्यापार करता है। इस प्रकार से वास्को डी गामा भारत की 3 बार यात्रा करता है। एक बार 1498 में, दूसरी 1502 में और तीसरा आगे जाकर के 1524 में वह गवर्नर के रूप में भारत आते हैं, लेकिन कुछ उतना यहाँ पे योगदान नहीं है। तो
तो यहाँ तक हमने समझा कि कैसे भारत यूरोप में भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हुआ, कैसे कई यात्रियों ने मिलकर के भारत की ओर रास्ता ढूंढने का प्रयास किया, जिसमें सफल कौन हुए, वास्को डी गामा। अब तक के व्यापार से यूरोपवासी को यह मालूम हो चुका था कि भारत के साथ व्यापार करना उनके लिए कितना लाभदायक हो सकता है। तो इसी के समय में, इसी कलाक्रम में पुर्तगाल के द्वारा एक कंपनी स्थापित की जाती है 1498 ईस्वी में। पुर्तगालियों के द्वारा एक कंपनी स्थापित की जाती है 1498 ईस्वी में, और उस कंपनी का नाम था एस्तोदो द इंडिया। इस कंपनी का नाम था एस्तोदो द इंडिया। इस कंपनी का उद्देश्य था कि भारत में जाकर के व्यापार करना और भारत से मसाले का आयात करना। तो यह था हमारा कंपनी का निर्माण। अब जब कंपनी का निर्माण हो गया तो और वास्को डी गामा की जो लाभ है उसे देख करके यूरोप में जो है अब भारत के साथ परमानेंट रूप से व्यापार करने की इच्छा हुई, यानी कि अब वह भारत के साथ अस्थायी रूप से व्यापार करने के लिए सोचा। तो परमानेंट व्यापार करने के लिए अब क्या किया जाएगा, तो उनके लिए आवश्यकता थी कि कंपनी के किसी एक व्यक्ति को गवर्नर बना करके कहाँ भेजा जाए, भारत भेजा जाए, जो कि भारत जा करके यूरोप में क्या करे, वहाँ की वस्तुओं को भेजे और उस वस्तुओं से बेच करके यूरोप की बाज़ारों में अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तब यहाँ से अब शुरू होता है भारत में पुर्तगालियों के जो गवर्नर हैं उनके आने का क्रम प्रारंभ होता है कि कौन कौन से पुर्तगाली गवर्नर अब भारत आएंगे और उनका क्या उद्देश्य होगा, कौन से इंस्ट्रक्शन के साथ उसे भारत भेजा जाएगा। तो इसी क्रम में जो सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर आते हैं उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आप अल्मीडा ही सिर्फ याद रखें, उसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह 1503 से 1509 तक इसका कार्य था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत भेजा जाता है किस रूप में, गवर्नर के रूप में। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी अल्मीडा जो था वह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। किसका, भारत का। दूसरा, जब अल्मीडा को भारत भेजा गया तो इसे कंपनियों द्वारा, यानी जो पुर्तगाल की कंपनियां थी उनके द्वारा एक खास इंस्ट्रक्शन दे करके भेजा गया। और वह इंस्ट्रक्शन क्या था कि जो यह हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर में जा करके अपना एकाधिकार करना, मतलब इस हिंद महासागर को अपने अधिकार में लाना, क्योंकि यह हिंद महासागर व्यापार की दृष्टि से उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। तो अल्मीडा को यह खास इंस्ट्रक्शन दे करके भेजा गया कि तुम भारत के साथ व्यापार तो करना ही है, साथ में जो हिंद महासागर है उस पर अपना एकाधिकार करना है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि यह हिंद महासागर जो उस समय था, उस समय यहाँ पे कई सारे व्यापारी थे, कई सारे देश के भी यहाँ पे लोग थे। उसमें से प्रमुख जो थे वह अरब थे, जेनेवा थे, वेनिस थे। ये तीन देश लोग यहाँ पे पहले से व्यापार कर रहे थे। तो अरब से तो इसकी दुश्मनी पहले से थी, क्योंकि इन्होंने इसका रास्ता बंद करके रखा था। तो कहीं ना कहीं यह दुश्मनी निकालने के लिए उन्हें बोला गया कि आप हिंद महासागर पर जा करके उसे अपना एकाधिकार में लेना है। और इसी इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए अल्मीडा ने एक नीति चलाई जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। जिसका नाम क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया, तो अल्मीडा ने चलाया। तो यहाँ से दो बात याद रखिएगा कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, अल्मीडा था,
और ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई? तो अल्मीडा चलाई। अब अल्मीडा जब भारत आता है, इसी के समय में भारत में कोचीन में प्रथम फैक्ट्री 1503 में स्थापित किया जाता है। यानी पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित करता है? कोचीन में करता है। तो फैक्ट्री लगा दी, पॉलिसी भी लगा दिया। अब भारत के साथ इनका व्यापार होना प्रारंभ हुआ। लेकिन भारत के साथ व्यापार करना क्या उतनी आसान थी पुर्तगालियों के लिए? तो नहीं थी, क्योंकि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से भारत से व्यापार हो रहा था, उस क्षेत्र में पहले से अरब, जेनेवा, वेनिस के यात्रियों यानी कंपनियों द्वारा एकाधिकार था और उनका वहाँ पे कब्जा था। तो यहाँ पे यह बात तय था कि जब तक पुर्तगाल इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में परिवर्तित नहीं करेगा, वह स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर पाएगा। और उसको इंस्ट्रक्शन दे करके भी यह भेजा गया था कि हिंद महासागर में, यह हिंद महासागर जो है वहाँ पे एकाधिकार करना। इसके लिए अल्मीडा जो है अब क्या होगा कि चूँकि पुर्तगाली सोच रहा है कि यहाँ पे हम अपना एकाधिकार करें और यहाँ पे पहले से जो देश थे उनका एकाधिकार था, तो जब यह यहाँ पे अधिकार करेगा तो ये दोनों के बीच अब क्या होगा? युद्ध होगा। जो लोग पहले से थे और पुर्तगाली यानी अल्मीडा के साथ अब क्या होगा? युद्ध होगा। और इसी के समय में दो युद्ध लड़ा जाता है, जिसको कि कहा जाता है एक चोल का युद्ध और दूसरा जो युद्ध है वह है दीव का युद्ध। अल्मीडा द्वारा दो युद्ध लड़ा जाता है, एक चोल का युद्ध, दूसरा दीव का युद्ध। और ये दोनों युद्ध किसके लिए लड़ा जाता है? तो हिंद महासागर पर एकाधिकार करने के लिए। चोल का युद्ध जो लड़ा जाता है वह 1508 में लड़ा जाता है और दीव का युद्ध जो लड़ा जाता है वह 1509 में लड़ा जाता है। अब इस युद्ध का परिणाम क्या परिणाम हुए, इसकी चर्चा करेंगे। तो चोल का युद्ध जब लड़ा जाता है तो इसमें अल्मीडा की बुरी तरह से हार हो जाती है। यानी यहाँ पे कई सारे देश थे, अरब थे, जिनेवा थे, वेनिस थे, और इन समस्त देश को हराना उतना आसान नहीं था। तो चोल के युद्ध में अल्मीडा की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और यहाँ तक कि इस युद्ध में अल्मीडा के एक पुत्र की हत्या भी हो जाती है। अगले साल फिर एक युद्ध होता है, दीव का युद्ध 1509 ईस्वी में, और इस युद्ध ने पुर्तगालियों की भारत में भविष्य का निर्माण किया। कैसे? 1509 में दीव का युद्ध में अल्मीडा अरब, जेनेवा और वेनिस के समस्त बेड़े को, जो एक संयुक्त बेड़ा था, इन तीनों का एक संयुक्त बेड़ा था, जो जहाज होते हैं लड़ाकू, उन बेड़े को क्या किया? परास्त किया, हरा दिया और उनका यहाँ से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी अब जो यह हिंद महासागर था वह किसके एकाधिकार में था? अल्मीडा यानी कि पुर्तगाली के एकाधिकार में हो गया। अब यह हिंद महासागर जो था वहाँ पे पुर्तगालियों का एक क्षेत्र राज्य हो गया। यानी अब वहाँ पे पुर्तगाल का एक क्षेत्र राज्य हो गया और जो अल्मीडा का इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसको उन्होंने पूरा किया। उसको इंस्ट्रक्शन यही दे करके भेजा गया था कि हिंद महासागर पर एकाधिकार करना, और उन्होंने ऐसा कर दिया। यहाँ तक कि यह हिंद महासागर में इतना पुर्तगालियों का वर्चस्व हो गया कि हिंद महासागर का जो नाम था वह नाम भी परिवर्तित हो गया पुर्तगाली सागर में। मतलब समूचा हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया और हिंद महासागर का नाम क्या रखा गया? पुर्तगाली सागर। तो यहाँ तक हमने समझा कि अल्मीडा के बारे में, कि उन्होंने क्या सोचकर उन्हें इंस्ट्रक्शन दे करके भेजा गया, उन्होंने कौन कौन सी नीति अपनाई और कैसे कैसे हिंद महासागर पर अपना अधिकार कायम किया। अगले वीडियो में हम फिर इसके अगले आने वाले गवर्नर को देखेंगे, अल्बुकर्क के बारे में देखेंगे कि अल्बुकर्क को क्या इंस्ट्रक्शन दे करके भेजा जाता है और अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। तो क्यों माना जाता है, उनकी क्या उपलब्धियां थी, उन्होंने भारत में क्या क्या हासिल किया, किन किन चीज़ों को उन्होंने जीता, तो उनकी सारी उपलब्धियां का वर्णन हम करेंगे अगले वीडियो में अल्बुकर्क के बारे में।
और उसके बाद समस्त गवर्नर के बारे में। फिर हमने देखेंगे कि पुर्तगालियों का पतन कैसे होता है, पुर्तगालियों ने अपनी कौन कौन सी नीति अपनाई, उन सारे बातों की चर्चा हम इसके भाग 2 में करेंगे और वहाँ से पुर्तगाल की यात्रा को समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में हम फिर आपको इसी तरीके से पूरे बेसिक तौर पे मैं अल्बुकर की कहानियाँ बताऊँगा और अल्बुकर की उपलब्धियाँ को बताऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।